हमारी आज की ये जो कहानी है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छे हॉरर उपन्यास में होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि इस पर लिखी गई एक नहीं बल्कि दो किताबें बेस्ट सेलर रह चुकी हैं। कैसे सेमी गॉथिक स्टाइल में एक मकान बनाया जाता है, कैसे इस मकान में डरावनी भूतिया घटनाओं की शुरुआत होती है। जिस ज़मीन पर इस मकान को बनाया गया था, उस ज़मीन का क्या इतिहास रहा था। नल्स के भूतों और भूतिया बग्घी की कहानी यहाँ के आसपास के इलाकों में क्यों मशहूर थी। यहाँ पर जो लोग जांच करने आए, उनको अपनी जांच के दौरान क्या पता चला, और कैसे आगे चलकर यह मकान इंग्लैंड का सबसे भूतिया मकान बन जाता है। और आखिर में इस मकान का अंजाम क्या हुआ। क्यों इस मकान को गिरा दिए जाने के 60-70 सालों बाद तक लोग कैमरे और टेप रिकॉर्डर लेकर इस जगह पर भूतों की मौजूदगी का सबूत जुटाने के लिए आते रहे। तमाम टूरिस्टों, घोस्ट हंटर्स और रिपोर्टर्स ने इस जगह के आसपास भूतों की मौजूदगी का एहसास किया। अपने अपने अनुभवों की सबकी अलग अलग कहानियां हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है रहस्यमयी बोर्नली रेक्ट्री की कहानी, जिसे इंग्लैंड का सबसे भूतिया मकान होने का खिताब हासिल है। साल था 1862 जब इस बोर्नली रेक्ट्री नाम के मकान को बनाया जाता है। इस मकान को बनाने वाले इंसान का नाम था रेवरेंड हेनरी बुल। चर्च के सिस्टम में एक मिनिस्टर होता है जिसे रेक्टर कहा जाता है, और रेक्टर को रहने के लिए जो मकान चर्च की तरफ से दिया जाता है उसे रेक्ट्री कहा जाता है। इसी सिस्टम में एक सीनियर प्रीचर यानी धार्मिक उपदेशक होता है, इसे रेवरेंड कहा जाता है। रेवरेंड का काम बाइबिल की बातों पर उपदेश देना होता है। तो इंग्लैंड के पूर्वी इलाके में बसे बोर्ली नाम के एक छोटे से गाँव में इस रेक्ट्री को बनाया गया था। इसी वजह से इसका नाम बोर्ली रेक्ट्री पड़ा। ये जो बोर्ली गाँव था और इसके आसपास का जो इलाका था, किसी ज़माने में यहाँ पर कपास की अच्छी खासी खेती हुआ करती थी, जिस वजह से ये इलाका काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। लेकिन लगभग 40 साल पहले 1820 के आसपास कपास की खेती यहाँ से उठकर इंग्लैंड के उत्तरी इलाके की तरफ शिफ्ट कर गई थी, क्योंकि वहाँ की जलवायु कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त थी। तो यहाँ जहाँ पर बोर्ली रेक्ट्री को बनाया गया था, इसके पास में ही एक चर्च था जिसे बोर्ली चर्च के नाम से जाना जाता था। अब ये जो बोर्ली चर्च था, इसमें होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की अपनी अलग कहानी है। लेकिन पहले हम बोर्ली रेक्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जिस जमीन पर बोर्ली रेक्ट्री को बनाया गया था, यहाँ पर एक पहले भी रेक्ट्री हुआ करती थी, और इसके पहले जो रेक्ट्री हुआ करती थी वो 1841 में बड़े रहस्यमयी तरीके से आग लगने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो उसी के बदले अब उसी जगह पर इस नई रेक्ट्री को बना दिया गया था। अब ये जो मकान बनाया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मकान था। इस मकान में कुल 23 कमरे थे और इसके आसपास 9 एकड़ का बगीचा था। इस मकान में 3 स्टेयरकेस थे। मकान के नीचे विशालकाय तहखाना था और ऊपर छत में स्टोरेज की जगह थी। लेकिन इस मकान को गर्म रखने का कोई भी साधन नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। पानी के लिए मकान के पास एक कुआं था जहाँ से पानी का पूरा काम चला करता था। इस मकान को बनाने में लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और इसका जो डिज़ाइन था वो सेमी गॉथिक डिज़ाइन था। इस मकान के आसपास जो हरे भरे बगीचे थे वो इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। जब इस मकान को बनाने के लिए नीचे की ज़मीन को खोदा जा रहा था, तो ज़मीन के नीचे तमाम रहस्यमयी सुरंगें मिली जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये सुरंगें देखने में सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी, लेकिन इन सुरंगों को किस वजह से बनाया गया था इसका कभी भी पता नहीं चल पाया। खैर, साल 1863 में हेनरी बुल अपनी बीवी के साथ इस मकान में रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर रहने के दौरान हेनरी बुल को कुल 14 बच्चे पैदा हुए थे और इसके परिवार ने यहाँ पर लगभग 60 साल का वक्त गुजारा था। जब हेनरी ने यहाँ पर रहना शुरू किया, तो गांव के लोग इन दोनों पति पत्नी के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि गांव में जिस जगह पर यह मकान बना हुआ था, इस जगह के बारे में तमाम कहानियाँ चला करती थी। पहली कहानी ये थी कि इस मकान के बनने से पहले जो मकान यहाँ पर बना हुआ था, जो आग लगने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तो लोगों का मानना था कि वो मकान श्रापित था और उस मकान पर भूतों का साया था। उस मकान में आग भी श्राप की वजह से ही लगी थी। एक पुराना श्राप था जिसे सैकड़ों साल पहले एक मंक यानी संत ने इस जमीन पर डाल दिया था। इस श्राप की कहानी का यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बनी एक ननेरी से रिश्ता था, यानी वो मठ जहाँ पर नन्स रहा करती है। तो इस श्राप की जो कहानी थी वो लगभग 500 साल पुरानी थी। 13वीं शताब्दी में जिस जगह पर आज ये मकान बना हुआ था, ठीक इसी जगह पर एक मठ हुआ करता था। मठ में तमाम संत रहा करते थे। इस मठ से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक नन्स का मठ बना हुआ था। ये मठ आज भी मौजूद है। तो इस मठ के एक संत और वहाँ की एक नन के बीच किसी तरह से प्यार हो जाता है। इन दोनों का प्यार आगे बढ़ता रहा और फिर आखिरकार वो समय आया जब इन दोनों ने एक साथ रहने और शादी करने का फैसला किया।
इस फैसले को करने के बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जब लोगों को इनके भागने की खबर पता चली तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। लोग इनका पता लगाने के लिए इनके पीछे गए और फिर इन दोनों को पकड़कर वापस यहीं पर लाया जाता है। तो ये जो संत था, इसे मठ के पास ठीक इसी जगह पर लगे एक पेड़ से लटकाकर इसकी जान ले ली गई और नन को जिंदा दीवार में दफना दिया गया। बताया जाता था कि उस संत ने मरने से पहले इस जमीन पर एक श्राप डाल दिया था और उसी श्राप की वजह से पिछला मकान आग की लपटों में जलकर तबाह हुआ था। संत को लटकाए जाने के कुछ महीनों बाद ही मठ में एक बड़ा भीषण हादसा हुआ था और मठ का नामो निशान पूरी तरह से मिट गया था। उसके बाद भी इस जमीन पर तमाम मकान बने, लेकिन हर मकान के साथ कोई न कोई हादसा जरूर घटित हुआ। इसके अलावा ये भी बताया जाता था कि उस नन का भूत भी सैकड़ों सालों से इस जमीन के आसपास दिखाई पड़ता रहा है। तमाम लोग थे जिन्होंने उस नन के भूत को देखा था। बताया जाता था कि रात के वक्त नन का एक धुंधला सा आकार हवा में तैर कर आगे चलता हुआ दिखाई देता है और कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाता है। इसके अलावा इस जमीन से एक और कहानी जुड़ी हुई थी। ये कहानी लगभग 200 साल पुरानी थी। उस समय ठीक इसी जगह पर एक मकान हुआ करता था और इस मकान के मालिक का नाम था हेनरी वाल्डग्रेव। तो हेनरी ने एक फ्रेंच नन से शादी कर ली थी जो कुछ समय पहले इसी इलाके में रहने के लिए आई हुई थी। इस नन का नाम मैरी लेयर था। अब इन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन इन दोनों की शादी ठीक से चल नहीं पाई। आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर एक शाम हेनरी ने अपनी पत्नी यानी उस नन की हत्या कर दी। हत्या को छुपाने के लिए उसने अपनी पत्नी की लाश को तहखाने में दफन कर दिया। गांव वाले बताते थे कि अंधेरी रातों में मैरी लेयर की दर्दनाक चीखें आसपास के इलाकों में सुनाई दिया करती हैं। इन कहानियों के अलावा एक और कहानी है जिसका संबंध एक वाकये से है। एक रात जैकब और लेवी नाम के दो लकड़ी के कारीगर अपना काम खत्म करने के बाद बोरली गांव वापस लौट रहे थे। ठंडक काफ़ी ज़्यादा थी, कोहरा भी पड़ रहा था, ऊपर आसमान में चांद निकला हुआ था। ये दोनों रास्ते पर चल रहे थे और इसी जगह के नज़दीक पहुंचे थे। तभी इनको अपने पीछे से घोड़ों की हिनहिनाहट और बग्घी की आवाज़ सुनाई दी। तो बग्घी की आवाज़ सुनकर इनको अजीब लगा, क्योंकि रात का वक्त था और कोहरा भी पड़ रहा था, तो दूर तक ठीक से दिखाई नहीं देता था। इस वजह से इस वक्त किसी बग्घी का यात्रा करना अजीब बात थी। तो ये दोनों रुक गए और खड़े होकर उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी। तभी इन्होंने देखा कि कोहरे की चादर में से एक बग्घी बड़ी तेजी के साथ बाहर निकली। इस बग्घी के चारों लैंप चल रहे थे और ये बग्घी बड़ी तेजी के साथ इनकी ही तरफ बढ़ती हुई चली आ रही थी। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि जो घोड़े इस बग्घी को खींच रहे थे उनकी आंखें लाल रंग की हैं और चमक रही हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। जब ये बग्घी थोड़ा और नज़दीक आई तो इन्होंने देखा कि यह बग्घी एक बहुत ही पुराने ज़माने की बग्घी थी और इसका रंग पूरी तरह से काला था। लेकिन फिर जो इन्होंने देखा उसे देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने देखा कि इस बग्घी को चलाने वाले इंसान के कंधों पर सर ही नहीं है। बिना सर का एक धड़ चाबुक लिए इस बग्घी को हाँक रहा था। घोड़ों की आंखें अंगारों की तरह से लाल लाल चमक रही थी, जिससे घोड़े भी पूरी तरह से भूतिया लग रहे थे। अचानक इनका दिमाग काम किया और इन्होंने सड़क से नीचे छलांग लगा दी। भूतिया बग्घी धड़धड़ाते हुए यहाँ से निकल गई और कुछ दूरी पर जाकर हवा में धुएं की तरह से गायब हो गई। ये दोनों इंसान जैकब और लेवी इकलौते इंसान नहीं थे जिन्होंने इस भूतिया बग्घी का अनुभव किया था, बल्कि सदियों से आसपास के गांवों के लोग इस सिरकटे चालक की बग्घी को देखने की कहानियां सुनाते रहे थे। ये बग्घी क्यों दिखाई देती थी, कब से दिखाई दे रही थी, इस बात को कोई भी नहीं जानता था। खैर, ये तो थी इस जगह से जुड़ी हुई कहानियों की बात। तो जब रेवरेंड बुल अपनी बीवी के साथ इस मकान में रहने लगा तो उसके कानों तक भी ये कहानियाँ पहुँचने लगी। इस मकान में काम करने वाले नौकर इसी गांव के थे और इन नौकरों में से कईयों ने नन के भूत को देखने का बड़ी गंभीरता से दावा किया था। तो जब रेवरेंड ने नन की कहानी सुनी तो उसकी भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई। मकान के पास एक खास जगह थी जिसे नन्स वॉक ही कहा जाने लगा था, क्योंकि इस लंबी सी जगह पर नन का भूत काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया करता था। तो इस उम्मीद में कि नन के भूत की झलक इसको भी दिख जाए, शाम के वक्त रेवरेंड हेनरी पुल एक ऐसी जगह पर बैठ जाता जहाँ से नन स्वाग का पूरा इलाका साफ साफ दिखाई पड़ता था। हाथों में सिगार लिए हुए और उस तरफ नजरें जमाए हुए हेनरी पुल ने दर्जनों सामने एक परछाई को हवा में तैरते हुए देखने के लिए गुजार डाली। जब हेनरी पुल ने यहाँ पर रहना शुरू किया था उसके कुछ दिनों बाद से ही यहाँ पर भूतिया घटनाएं होना शुरू हो गई थी। इस मकान में जो नौकर काम करते थे वो रात में अकेले रहने से डरने लगे थे, क्योंकि रातों को
इनको बिना चेहरे वाले और डरावने इंसानी आकार खिड़कियों से अंदर की तरफ झांकते हुए दिखाई दिया करते थे, जो कुछ समय बाद अचानक ही गायब हो जाते। यहाँ जो मेहमान रात के वक्त रुकते, डर के मारे उनकी भी हालत खराब हो जाती। रात के वक्त उनकी चीख सुनाई देती। तमाम मेहमान तो रात में ही डरकर यहाँ से भाग गए। खैर, ये सब भूतिया घटनाएं अभी इस वक्त कम ही हुआ करती थी, कुछ महीनों में एक आधी बार हो जाया करती थी, और इनसे अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। धीरे धीरे 20 साल के लगभग का वक्त बीत गया और 1892 में हेनरी बुल की मौत हो गई। इसके बाद इसका बेटा हैरी बुल यहाँ का रेक्टर बन जाता है और उसने अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। फिर साल 1900 आ जाता है। अब हैरी बुल को 4 बेटियां ही थी, कोई लड़के इसको नहीं थे। 28 जुलाई की तारीख थी और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हैरी की चारों बेटियां घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी इन्होंने मकान से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक नन को घने पेड़ों की कतार की तरफ जाते हुए देखा। ये चारों उस नन से बात करने के लिए उस तरफ दौड़ी, लेकिन फिर अचानक वो नन हवा में गायब हो गई। इसके बाद भी कई मौक़ों पर इन लड़कियों ने नन के भूत को घर के पास टहलते हुए और गायब होते हुए देखा। ये नन ज़्यादातर दोपहर के वक्त और शाम के वक्त दिखाई दिया करती थी। इन लड़कियों के अलावा घर के और भी सदस्यों ने नन के भूत को कई मौक़ों पर टहलते हुए देखा था, और गांव में तो नन के भूत को देखे जाने की बात आम बात थी। नन के भूत के अलावा इसी मकान के बगीचे में काम करने वाले एक बूढ़े माली का भूत भी बगीचे में दिखाई दिया करता था। इसका नाम अल आमोस था और इसे ओल्ड आमोस के भूत के नाम से जाना जाता था। एक रात हैरी बुल की बेटियां रात में खाना खाने के बाद घर के अंदर बैठी हुई थी। मौसम में ठंडक काफ़ी ज़्यादा थी। फायरप्लेस में आग जल रही थी। बाहर चांद निकला हुआ था। तभी इन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि एक बग्घी बड़ी तेज़ी के साथ मकान की तरफ आ रही है। यह बग्घी इतनी तेज़ी से आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो हवा में उड़ते हुए चली आ रही हो। ये वही भूतिया बग्घी थी। ये बग्घी बड़ी रफ्तार से घर की तरफ आती गई और एक वक्त पर लगा कि अब यह बग्घी रुक नहीं पाएगी और सीधा आकर मकान से टकरा जाएगी। तो लड़कियां दहशत में अपनी जगह पर खड़ी हो गईं। लेकिन इनकी दहशत तब और बढ़ गई जब इन्होंने देखा कि घोड़ों की आंखें लाल लाल चमक रही हैं और बग्घी को चलाने वाले का सर गायब है। डर के मारे इनकी चीखें निकल गई थी और बग्घी घर के एकदम नज़दीक आ गई। लेकिन टकराने से ऐन पहले ये बग्घी हवा में अचानक गायब हो गई। खैर, इस तरह के वाक़ये होते रहे और बुल परिवार इस मकान में हैरी बुल की मौत तक रहा। हैरी बुल की मौत के बाद रेवरेंड बनने लायक कोई इंसान इस परिवार में बचा नहीं था, तो हैरी बुल की पत्नी ने रेवरेंड एरिक स्मिथ नाम के इंसान को यहाँ का चार्ज लेने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद रेवरेंड स्मिथ अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रहने के लिए आ जाता है। इसके पहले रेवरेंड स्मिथ भारत में रहता था, लेकिन जब इसकी तबीयत खराब रहने लगी तो इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। जब इन दोनों ने इस मकान में रहना शुरू किया तो इनकी उम्र 50 साल के लगभग हो चुकी थी। अब ये एक बहुत बड़ा, खाली और ठंडा मकान था। इसके अलावा अब तक काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो चुका था और चूहे वगैरह भी अपना काम तबीयत से किया करते थे। तो जब इन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया तो इस मकान के इतिहास के बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन इस मकान के जो नौकर थे वो इसी गांव के थे, तो रात के वक्त ये इनको इस मकान की सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। इन नौकरों में से एक लड़की थी जो इसी गाँव की थी और बहुत ज़्यादा पातूनी थी। उसने सारी कहानियाँ विस्तार से रेवरेंड और इसकी वाइफ को सुना डाली। पहले तो ये दोनों इन कहानियों को सुनकर हंसते, लेकिन एक सुबह मिसेज स्मिथ सफाई कर रही थी और सफाई के दौरान इनको अलमारी से कुछ मिल जाता है। ये एक लड़के की खोपड़ी थी जो एक भूरे कागज़ में लिपटी हुई थी। इसी दिन के बाद से मकान में भूतिया घटनाएं होना शुरू हो गई। एक रात घर में अचानक सर्वेंट बेल्स बजने लगती हैं। सर्वेंट बेल्स को नौकरों को बुलाने के लिए लगाया जाता है। कमरे में एक डोरी लटकी रहती है। ये डोरी नौकरों के क्वार्टर में लगी हुई घंटियों से जुड़ी रहती है। बड़े मकानों में इसे लगाया जाता है ताकि उठकर ना जाना पड़े। तो जब सर्वेंट बेल्स बजी तो नौकर इनके पास पहुंचे, लेकिन इन दोनों ने बताया कि इन्होंने तो घंटी बजाई ही नहीं। रेवरेंड स्मिथ ने कहा कि हो सकता है डोरी पर कोई चूहा चढ़ गया हो। इस पर नौकर ने कहा कि घंटी बहुत ज़्यादा तेज बज रही थी, अगर चूहा चढ़ा होता तो घंटी धीरे बजती। खैर, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया और ये लोग सोने चले गए। लेकिन अगली रात फिर से वही हुआ और उसके बाद की रात को भी घंटियाँ बजने लगी। तो आखिरकार इन्होंने तंग आकर घंटियों से डोरियों को ही खोल दिया। लेकिन जिस दिन डोरियाँ खोली गई थी उस रात भी घंटियाँ बजने लगी। नौकरों ने अपनी आंखों से देखा कि घंटियाँ अपने आप लगातार बज रही हैं। अगले दिन घंटियों को ही हटा दिया गया। एक साफ मिसेज स्मिथ घर के अंदर मौजूद थी। तभी इन्होंने देखा कि वही भूतिया बग्घी बड़ी तेजी के साथ मकान की तरफ दौड़ते हुए चली आ रही है और टकराने से ठीक पहले उसी तरह से गायब हो गई।
इसके अलावा रातों को घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ें भी आने लगी थी, लेकिन जब देखा जाता तो कोई मिलता नहीं। कभी कभी ऐसे कमरों के अंदर से भी आवाज़ें आती जो पूरी तरह से खाली थे और बाहर से बंद थे। तो जब ये सब कुछ होने लगा तो रेवरेंड स्मिथ को लगा कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। तो फिर इसने डेली मिरर नाम के एक अखबार से संपर्क किया और सारी बातें बताई। इसने आग्रह किया कि किसी साइकिक रिसर्चर को इन चीज़ों की पड़ताल करने के लिए भेजा जाए, जिससे इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई बाहर आ सके। तो पेपर ने एक रिसर्चर को इस मकान की पड़ताल करने के लिए भेज दिया। साथ ही साथ पेपर ने हैरी प्राइस नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से भी बात की और उसको भी इसके साथ भेजा। फिर ये दोनों लोग बोर्नली रेक्ट्री पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने सबसे पहले मिसेज स्मिथ से बात करी। अब मिसेज स्मिथ ने यहाँ पर घटने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की जो लंबी फहरिस्त इनको सुना डाली, उसे सुनने के बाद इनको भरोसा करना मुश्किल लगने लगा। मिसेज स्मिथ ने इनसे घंटियों की बात बताई, भूतिया बग्घी की बात बताई, खाली कमरों में किसी के चलने की आवाज़ें आने के बारे में इनको बताया। इसके अलावा एक रात एक खाली कमरे के अंदर खिड़की के पास रहस्यमयी रोशनियाँ दिखाई दी थी, जबकि कमरे के अंदर कोई भी रोशनी मौजूद नहीं थी। जब कोई आसपास नहीं होता था उस वक्त भी इस मकान के अंदर किसी की फुसफुसाहटें सुनाई दिया करती थी। इसके अलावा दीवारों पर ठोकने की आवाज़ें आती थी और कभी कभी शीशे के पीछे से भी ठोकने की आवाज़ें आया करती थी। कभी कभी चीज़ें अपने आप गिर जाती और कभी कभी हवा में फेंक दी जाती। घर के आसपास नन का भूत तो दिखाई ही देता था, इसके अलावा और भी भूत दिखाई दिया करते थे। तो हैरी प्राइस और मिस्टर वॉल ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ये दोनों घर के कमरों को देख रहे थे, तभी जाने कहाँ से एक बड़ा सा पत्थर आकर हैरी प्राइस के कंधे पर लगा। इस पर हैरी प्राइस ने बताया कि जो कोई भी चीज़ इस मकान के अंदर है वो इन दोनों को यहाँ पर देखना नहीं चाहती है। इसके बाद घर के कुछ सामान भी इनकी तरफ फेंके गए। जब ये एक शीशे के पास से गुजरे तो शीशे के पीछे से नियमित अंतराल पर ठोकने की आवाज़ आई। इस पर हैरी प्राइस ने बताया कि कोई आत्मा किसी तरह इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। तो खैर इन दोनों ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद यहाँ से चले गए, लेकिन इनकी जांच से कोई फ़ायदा नहीं हो पाया था। किसी घटना के पीछे की कोई कहानी इनकी जांच से बाहर निकलकर सामने नहीं आ पाई थी। खैर यहाँ से वापस लौटने के बाद इन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा था इन सारी बातों को अखबार में छाप दिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ की घटनाएं रुकी नहीं और 2 साल से भी कम समय बिताने के बाद रेवरेंड स्मिथ और इसकी बीबी ने ये मकान छोड़ दिया और रहने के लिए दूसरी जगह पर चले गए। इसके बाद यहाँ रेवरेंड लॉयलर फॉरेस्टर अपनी बीवी मैरियन और अपनी गोद ली हुई बेटी एडिलेड के साथ रहने के लिए आ जाता है। रेवरेंड फॉरेस्टर को यहाँ आने से पहले इस मकान में घटने वाली सभी अजीबोगरीब घटनाओं की जानकारी दे दी गई थी और जब इसने यहाँ पर रहना शुरू किया तो इसने यहाँ पर घटने वाली घटनाओं को दर्ज करने के लिए अपनी एक डायरी बनाई। इनके यहाँ आने के बाद सर्वेंट बेल्स को फिर से लगा दिया गया था और फिर से पहले की ही तरह रात में घंटियाँ बजने लगी। इसके अलावा सर्द रातों में खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती और ठंडी हवा तथा कोहरा अंदर आता रहता। कभी कभी घर के लोगों के ऊपर पत्थर और बोतलें फेंक कर मारी जाती। फिर आने वाले दिनों में घर की दीवारों पर अपने आप कुछ अजीब सा दिख जाता। फिर एक दिन की बात है कि इनकी बेटी एक कमरे में मौजूद थी, तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और उसमें ताला लग गया। अब अजीब बात यह थी कि इस कमरे में कभी ताला बंद नहीं किया जाता था, क्योंकि इस कमरे की चाबी कई साल पहले गायब हो चुकी थी। फिर एक रात रेवरेंड की बीवी सो रही थी और रेवरेंड दूसरे कमरे में कुछ लिख रहा था। तभी अचानक मैरियन की चीख सुनाई दी। जब ये भागकर वहाँ पर पहुँचा तो इसने देखा कि मैरियन फर्श पर बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मैरियन ने बताया कि किसी अनजान ताकत ने उसे बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया था। घर की दीवारों पर अपने आप जो कुछ लिख जाता था वो तो कभी समझ में नहीं आता था। एक बार बस इतनी बात समझ में आई, उसमें लिखा हुआ था कि प्रार्थना करने में मदद करो और उसके साथ लिखा हुआ था कि मैरियन मदद करो। तो रेवरेंड ने ये सारी चीज़ें रुक जाए इसके लिए 2 बार खुद ही रेक्ट्री को एक्सरसाइज करने की कोशिश की। तो एक्सरसिज्म के बाद कुछ वक्त के लिए तो सारी चीज़ें रुक गई, लेकिन उसके बाद फिर से ही सारी चीज़ें शुरू हो गईं। फिर एक रात इनकी बेटी पर किसी अदृश्य चीज़ ने हमला कर दिया और इसके हाथों तथा चेहरे को खरोच डाला। इसके अलावा इस मकान के पास में जो चर्च बना हुआ था, तो चर्च के अंदर से रात के वक्त संगीत की आवाज़ें आया करती थी, जबकि रात के वक्त चर्च पूरी तरह से खाली रहता था और बाहर से बंद रहता था। तो आखिरकार इन सारी चीज़ों से परेशान होकर फास्टर फैमिली ने भी इस मकान को छोड़ दिया और रहने के लिए दूसरी जगह पर चले गए। अब तक इस मकान की इतनी कहानियाँ फैल चुकी थी कि इनके बाद कोई रेवरेंड यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं हुआ और 2 सालों तक
ये मकान खाली पड़ा रहा। फिर इसके बाद 1937 में हैरी प्राइस यहाँ पर फिर से आता है और उसने 12 महीने के लिए इस मकान को किराए पर ले लिया। इसने महीनों तक यहाँ पर रिसर्च की। इस दौरान दर्जनों पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को यहाँ पर बुलाया गया। इन लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से आत्माओं से संपर्क साधने और बात करने की कोशिशें की। हाँ या ना में सवाल जवाब करने की कोशिश भी की गई, मेज़ को ठोक कर बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। फिर एक दिन इन्हीं लोगों में से एक महिला मकान के बगीचे में बैठी हुई थी और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। तब इसका संपर्क 2 आत्माओं से हो जाता है। इनमें से पहली आत्मा ने अपना नाम मैरी लेयर बताया। ये उसी नन की आत्मा थी जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस आत्मा ने बताया कि यही घर की दीवारों पर संदेश लिखकर छोड़ा करती थी। दूसरी आत्मा ने अपना नाम अल अमोस बताया। ये बगीचे के बूढ़े मालिक की आत्मा थी। अल अमोस ने कहा कि वो इस मकान को आग लगा देगा और जब ये मकान जल जाएगा तो इसके नीचे से एक लड़की की हड्डियाँ मिलेंगी। फिर इसके बाद किसी आत्मा से किसी इंसान का संपर्क नहीं हो पाया और अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद हैरी प्राइस ने भी इस मकान को खाली कर दिया। इसके बाद रेक्ट्री कैप्टन ग्रेगसन नाम के आदमी के हाथों में चली जाती है। तो ग्रेगसन का इरादा इस मकान से पैसे कमाने का था, तो इसने पैसे लेकर लोगों को इस मकान की सैर कराने का काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर 1939 में भविष्यवाणी के 11 महीने बाद एक रात इस मकान में अचानक आग लग जाती है। आग बड़ी तेज़ी के साथ पूरे मकान में फैल गई थी और देखते ही देखते पूरा मकान आग की लपटों में समा गया। जब यह मकान जल रहा था तो लोगों ने इंसानी परछाइयों को जलते हुए घर के अंदर घूमते हुए देखा। कई लोगों ने देखा कि मकान पूरी तरह से जल रहा है और एक नन पहले माले की खिड़की पर खड़ी हुई है और बाहर की तरफ देख रही है। इस आग से घर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1943 में हैरी प्राइस एक बार फिर से यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आता है। तो नन की कहानी के पीछे की सच्चाई को पता करने के लिए इसने तहखाने में उसी जगह पर खुदाई कराई जहाँ पर बताया जाता था कि नन को दफन किया गया था। अपनी खुदाई के दौरान इनको इंसानी हड्डियाँ मिल जाती हैं, जिन्हें जांचने के बाद पता चला कि एक औरत की ही हड्डियाँ थी। इन हड्डियों को पूरी रीति रिवाज से हैरी प्राइस ने दूसरी जगह पर ले जाकर दफन कर दिया। फिर 1944 में इस मकान को गिरा दिया जाता है। मकान को गिराए जाने के समय हैरी प्राइस भी यहाँ पर मौजूद था और इसने दावा किया कि मकान की एक ईंट अपने आप हवा में उछलकर दूसरी जगह पर जाकर गिरी थी। मकान के गिराए जाने के बाद भी लंबे समय तक लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते रहे और रातों में रुकते रहे। अब मकान तो गिरा दिया गया था, लेकिन इस मकान के पास जो चर्च बना हुआ था वो अब भी मौजूद है और इस चर्च की भूतिया घटनाओं की अपनी अलग कहानी है। ये बताया जाता है कि इस समय भी चर्च के आसपास और चर्च के अंदर भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। इस चर्च के अंदर एक मकबरा मौजूद है जो चर्च के बनने के समय से ही मौजूद है। कोई इंसान नहीं जानता कि यह मकबरा किसका है या फिर चर्च के अंदर क्यों बना हुआ है। इस चर्च को जाने के लिए बगीचे के बीच में से एक पतली पगडंडी है। लोग जब इस पगडंडी से होकर चर्च की तरफ जाते हैं तो इन्हें अपने साथ चलते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई इनके साथ चल रहा हो। कदमों की आवाज़ सुनाई देने की घटना 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ हुई है और ये कदमों की आवाज़ें रात के अलावा दिन में भी सुनाई पड़ती हैं। तमाम लोगों ने कदमों की आवाज़ें सुनाई देने के बाद आसपास चेक भी किया अच्छी तरह से, लेकिन कभी कोई मिलता नहीं। इस पगडंडी पर कभी कभी अचानक एकदम से कुछ सड़ने की बड़ी तेज़ बदबू आने लगती है, जबकि आसपास सड़ने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो लोगों को लगा कि शायद ये बदबू हवा के साथ बहकर यहाँ पर आ रही होगी, लेकिन जिस समय हवा नहीं चल रही होती है उस समय भी ये बदबू अचानक आने लगती है। इस चर्च के आसपास रात के वक्त कैंपिंग करने वाले लोगों ने बताया कि रात के समय उनको कैंप के नज़दीक से किसी के चलने की आवाज़ें आया करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई कैंप के बहुत ही नज़दीक चल रहा हो, लेकिन कभी कोई दिखाई नहीं पड़ता है। इस चर्च के अंदर चीज़ों को इधर उधर किए जाने की घटनाएं हमेशा से होती रही हैं। इसके अलावा चर्च के अंदर से संगीत बजने की आवाज़ें, इंसानी आवाज़ें और अजीब रोशनियों के दिखाई देने की घटनाएं भी हमेशा से होती रही हैं। जब इन भूतिया कदमों की आवाज़ आती है तो ये नोटिस किया जाता है कि चिड़ियाँ अचानक बहुत तेज़ी से शोर मचाने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। चिड़ियों के चिल्लाने की वजह का भी कई बार पता करने की कोशिश की गई, लेकिन कभी चिड़ियों के चिल्लाने की कोई वजह सामने नहीं आई। ये बस अचानक ऐसे ही चिल्लाने लगती हैं। एक डरावनी घटना इस चर्च में 15 सितंबर सन 1947 को हुई थी। जॉन नाम का एक आदमी साइकिल से
चर्च में प्रार्थना करने के लिए आया हुआ था। रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त था। ये चर्च के अंदर गया और बेंच पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी बाहर से चिड़ियों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जबकि रात का वक्त था और रात में चिड़िया चिल्लाती नहीं है। फिर चर्च का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। कदमों की आवाज़ लगातार नज़दीक आती चली जा रही थी। जॉन अपनी प्रार्थना कर रहा था तो इसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। कदमों की आवाज़ नज़दीक आती गई, फिर इसके पास से होकर आगे निकल गई। तब इसने देखा कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। कदमों की आवाज़ बस ऐसे ही आ रही थी। इसने पीछे मुड़कर देखा, चर्च का दरवाज़ा भी बंद था। फिर मकबरे पर ठोंकने की आवाज़ आई और इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। बीबीसी टीवी ने 1975 में द घोस्ट हंटर्स नाम के शो के लिए इस चर्च की तहकीकात की थी। रिपोर्टर्स ने रात के वक्त चर्च के अंदर 2 टेप रिकॉर्डर चलते हुए छोड़े और चर्च को बाहर से बंद कर दिया। बंद करने से पहले चर्च को अच्छी तरह से चेक किया गया था। अगले दिन जब इन्होंने टेप रिकॉर्डर्स को देखा तो इनमें दरवाज़ा खोलने की आवाज़, कदमों की आवाज़ें और ठोकने की आवाज़ें रिकॉर्ड हो गई थी। इन सारी चीज़ों से उत्साहित होकर इन्होंने शनिवार की रात खुद इस चर्च के भीतर बिताने का निश्चय किया। तो रात के वक्त इन्होंने टेप रिकॉर्डर चलाए और बैठकर इंतजार करने लगे। जब आधी रात का वक्त हो गया तब इन्होंने महसूस किया कि अचानक चर्च के अंदर ठंडक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा टीम के 2 मेंबर्स को ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। फिर इसके बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, लेकिन जब इन्होंने देखा तो दरवाज़ा खुला ही नहीं था। दरवाज़ा पहले की तरह से ही बंद था। इसके बाद एक इंसान के आ भरने की साफ साफ आवाज़ इनको सुनाई दी। ये सारी चीज़ें टेप पर रिकॉर्ड हुई थी। टीम के लोग इन आवाज़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन इसके बाद कोई भी घटना नहीं हुई। इसके बाद ये लोग एक बार फिर से गर्मियों के महीने में आए। इस बार इनको कदमों की आवाज़ें और कुछ खिसकाए जाने तथा ठोंके जाने की आवाज़ें सुनाई दी। इसके अलावा इनको दरवाजे के पास और पर्दे के पीछे रहस्यमयी रोशनियों के गोले हवा में तैरते हुए भी दिखाई दिए। फिर किसी चीज़ के फेंके जाने की आवाज़ आई और ये रहस्यमयी गोले गायब हो गए। इसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। खैर, इस समय चर्च में लोगों के जाने और तहकीकात करने पर रोक लगा दी गई है। 1890 के समय एक महिला इस चर्च में आई हुई थी। चर्च के अंदर जाने से पहले वो बगीचे को घूमकर देख रही थी। बगीचे में इसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बगीचे के पेड़ पौधों को देख रहा था। इस आदमी ने पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे। ये महिला इस आदमी के पास गई और उसका परिचय पूछा। तब आदमी ने बताया कि वो इसी बगीचे का माली था। अब महिला इस बगीचे को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उसने माली की बहुत ज़्यादा तारीफ की कि आपने बहुत ज़्यादा सुंदर बगीचा बना रखा है। माली ने इसको धन्यवाद कहा। इसके बाद महिला चर्च के अंदर गई और चर्च के कर्मचारी से भी माली की तारीफ करने लगी। लेकिन कर्मचारी ने बताया कि यहाँ का माली लगभग 1 हफ्ते से काम पर आया ही नहीं है और यहाँ का जो माली है वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, बल्कि उसकी उम्र महज 35 साल है। महिला ने वापस जाकर देखा तो अब वो बूढ़ा माली कहीं पर मौजूद नहीं था। एक हालिया कहानी मैथ्यू नाम के आदमी की है जो सन 2011 की है। मैथ्यू और इसके कुछ दोस्त बोरली के पास बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे थे। इन्होंने बोरली रेक्ट्री और चर्च के भूतिया इतिहास के बारे में सुन रखा था, तो इन्होंने एक रात यहाँ पर बिताने का निश्चय किया। शाम के वक्त ये यहाँ पर पहुँच गए और इन्होंने आग जलाई। आग जलाने के बाद ये बातें करने लगे। बाद में फिर इन्हें नींद आ गई। आधी रात के वक्त मैथ्यू की नींद ऐसे ही खुली तो इसे किसी के चलने की आवाज़ आई। इसने देखा तो इसके सारे दोस्त अपनी जगह पर थे। इसने देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर इसने धीरे से अपने दोस्तों को जगाया। इसके दोस्तों ने भी देखने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि आवाज़ बहुत ही नज़दीक से आ रही थी। बड़ी देर तक ये आवाज़ें आती रहीं और ये घबराए हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और धीरे से यहाँ से निकल गए। इसी तरह की और भी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन बोरली रेक्ट्री की घटनाओं के ऊपर समय समय पर तमाम सवाल भी उठते रहे हैं। बोरली रेक्ट्री को जो असली शोहरत मिली थी वो हैरी प्राइस के द्वारा लिखी गई 2 बेस्ट सेलर किताबों की वजह से ही मिली थी। ये किताबें हैरी प्राइस ने रेवरेंड फॉस्टर के अनुभवों और बोरली रेक्ट्री के पिछले इतिहास के आधार पर लिखी थी। रेवरेंड फॉस्टर जो डायरी लिखा करता था, उसी से सारी जानकारियाँ हैरी प्राइस को मिली थी। लेकिन फिर बाद में कुछ और लोगों ने किताबें लिखी और उन्होंने अपनी किताबों में दावा किया कि हैरी प्राइस ने इन किताबों में बोरली रेक्ट्री में घटने वाली घटनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया था और कुछ झूठी घटनाएं भी जोड़ दी थी। हैरी प्राइस के साथ यहाँ पर जांच करने वाले लोगों ने बताया कि हैरी प्राइस अपनी जेब में पत्थर रखे रहता था और चुपके से इन लोगों पर फेंक दिया करता था।
इसके अलावा ये भी बातें सामने आई कि यहाँ के आखिरी रेवरेंट की पत्नी मैरियन का भी इन भूतिया घटनाओं में हाथ था। इसका विलियम नाम के एक सामान ढोने वाले आदमी से अफेयर था और ये भूतिया घटनाओं को उससे मिलने जाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। कभी कभी इसके दूसरे दोस्त भी बोनली रेक्ट्री में आया करते थे और ये लोग मिलकर रेवरेंट से मजाक करने के लिए इन भूतिया घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बताया जाता है कि बाद में मैरियन ने खुद ही इन बातों को स्वीकार किया था। मैरियन के वक्त एक बार हैरी प्राइस यहाँ पर तहकीकात करने आया भी था और जांच के बाद उसने सबके सामने कह दिया था कि इन घटनाओं के पीछे और कोई कारण नहीं है बल्कि मैरियन का ही हाथ है। इस बात को सुनकर मैरियन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने दोबारा हैरी प्राइस को यहाँ आने नहीं दिया। तो हो सकता है कि इस मकान के साथ जुड़ी कुछ घटनाओं में सच्चाई रही हो और हो सकता है कि इस मकान से जुड़ी कुछ घटनाएं झूठी हो सकता है हैरी प्राइस ये बात जानता रहा हो, फिर भी उसने अपनी किताबों को सनसनीखेज बनाने के लिए झूठी घटनाओं का भी सहारा लिया हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।